तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग पॉपुलेशन सेंसस देखेंगे इंडिया में, जो 1931 से हम लोग प्रारंभ करेंगे और बात करेंगे 2021 तक की कि किस किस ईयर्स में कौन कैसा कैसे सेंसस हुए। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि 1931 में जो सेंसस हुआ उसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक रहे। तो इसको एक डेट सिस्टम के अंतर्गत कंडक्ट कराया गया। कहने का मतलब ये है कि एक डेट फिक्स किया गया, जैसे मान लीजिए कि वो 27 अप्रैल है। तो इस 27 अप्रैल के लास्ट नाइट में जितने भी एक मान लीजिए हाउस होल्ड है उसमें 10 नंबर फैमिली वाले हैं। अब मान लीजिए कि इसमें से दो ऐसे भी हैं जो कि हो सकते हैं रिलेशन वाले हों या पड़ोस वाले हैं। तो उस रात को जितने भी इस घर में पर्सन पाए जाते हैं उन सभी का पॉपुलेशन इन्यूमरेशन किया गया, चाहे वो उस घर से बिलोंग करते हो या नहीं करते हो। साथ ही 1931 के सेंसस में कहा गया कि अगर कोई व्यक्ति मान लीजिए कि प्लेटफॉर्म पे 7 बजे रात को के बाद और सुबह 6 बजे मॉर्निंग कि पहले प्लेटफॉर्म अगर ट्रेन रुकती है तो उसके बीच जितने भी पर्सन हैं उनको काउंट किया जाएगा पॉपुलेशन इन्यूमरेशन सेंसस में। ये पूरी कहानी थी 1931 सेंसस की। अब हम समझते हैं इसके डीमेरिट क्या है कि इंटायर सेंसस वाज कंडक्टेड थ्रू आउट द नाइट टिल एयर अर्ली मॉर्निंग, सो इट इज अ वेरी डिफेक्टिव मेथड। दूसरा ये कि रिक्वायर्स अ लार्ज नंबर ऑफ ट्रेंड इन्यूमरेटर्स हु वर नॉट इजिली अवेलेबल। ये मतलब समझ रहे हैं, आपको रात को ही करना है तो उसमें बहुत ही पर्सन चाहिए, इन्यूमरेटर बहुत चाहिए, जो कि बहुत आसानी से अवेलेबिलिटी नहीं है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि सब जितने भी इन्यूमरेटर हों उनको अच्छे से ट्रेंड किया जाए और रिसोर्सेज भी बहुत ज़्यादा लगेंगे। तो ये दो इसकी खामियां हैं। अब हम समझते हैं 1941 सेंसस के बारे में कि इसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक है। इन्यूमरेशन वाज वर्क वाज कंप्लीटेड इन 1 वीक, इसको 1 वीक में किया गया। फॉर द फर्स्ट टाइम इंफॉर्मेशन वाज कलेक्टेड ऑन द नंबर ऑफ चिल्ड्रेन बॉर्न विथ एज। मतलब पहली बार ऐसा हुआ 1941 में कि जो भी बच्चे जन्म लिए उसमें ये देखा गया कि उनकी एज क्या है, ये भी रजिस्टर्ड किया गया। फिर साथ ही और क्या देखा गया कि द एज ऑफ मदर एट द टाइम ऑफ बर्थ ऑफ द फर्स्ट चाइल्ड एंड लिटरेट इन ईच फैमिली, कि प्रत्येक फैमिली में कितने शिक्षित व्यक्ति हैं, और ये भी देखा गया कि मदर की एज क्या है जब वो अपने पहले बच्चे को बॉर्न करती है। अब अगला है 1951 सेंसस। तो 1951 सेंसस की बात करें तो ये पहला सेंसस है जो कंडक्टेड इन इंडिपेंडेंट इंडिया फ्रॉम February 9 टू March 1, 1951। तो आपसे पूछा जाएगा कि पहला इंडिपेंडेंट इंडिया में कौन सा सेंसस हुआ, तो वो था 1951, जिसको Feb 9 टू March 1 तक किया गया। किसके द्वारा किया गया? कंडक्टेड बाय सेंसस कमिश्नर एंड हिज ट्रेंड स्टाफ एंड इन्यूमरेटर्स अपॉइंटेड अंडर द सेंसस ऑफ इंडिया एक्ट 1948। ठीक, एक सेंसस ऑफ इंडिया एक्ट 1948 है, उसी के तहत सारे पॉपुलेशन सेंसस कराए जाते हैं। कवर्ड होल इंडिया एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर। तो जो 1951 के सेंसस में जिसको छोड़ दिया गया, जिसका पॉपुलेशन इन्यूमरेशन नहीं किया गया, वो था जम्मू एंड कश्मीर। और उसके बाद जितने भी इंडिया में जगह हैं सभी जगहों पे पॉपुलेशन इन्यूमरेशन किया गया। फॉर द फर्स्ट टाइम इंफॉर्मेशन कलेक्टेड रिलेटेड टू, पहली बार ऐसा हुआ कि किन किन पहलुओं पर इंफॉर्मेशन कलेक्ट किया गया 1951 के सेंसस में। तो उसमें था मैरिड, दूसरा बैचलर एंड डिवोर्सेस, प्लेस ऑफ बर्थ, एज एट लास्ट डेट ऑफ बर्थ, मदर टंग एंड अदर लैंग्वेज नोन, सेक्स ऑफ अ पर्सन, इकोनॉमिकली सेल्फ सफिशिएंट, पार्शियली सेल्फ सफिशिएंट एंड डिपेंडेंट। फिर एम्प्लॉयड, पार्शियली एम्प्लॉयड एंड रिलेटेड डेटा पे इंफॉर्मेशन कलेक्ट किया गया। लेवल ऑफ लिटरेसी एंड एजुकेशन, कि क्या लिटरेसी और एजुकेशन है। रीजन एंड ट्राइब वाइज पॉपुलेशन, पर्सन माइग्रेटेड फ्रॉम पाकिस्तान, कौन कौन से पर्सन जो भी पाकिस्तान से माइग्रेट किए थे आफ्टर आज़ादी के, तो उन सभी को इस बार पहली बार इंफॉर्मेशन कलेक्ट किया गया इनके बेसिस पे। अच्छा, द 1951 सेंसस रिपोर्ट डिस्कस द ग्रोथ एंड स्ट्रक्चर ऑफ द पॉपुलेशन। जो 1951 का सेंसस हुआ वो जनरली से यही पता चला कि जो पॉपुलेशन है वो बहुत ही तेज से इंक्रीज कर रही है, उसके रोकने के लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए, कुछ मेजर स्टेप उठाने चाहिए। तो जनरली 1951 का सेंसस एक
आइडिया दिया कि क्या है स्ट्रक्चर है, पॉपुलेशन की स्ट्रक्चर क्या है, किस रेट से वो ग्रोथ कर रहा है, इन सब के बारे में इंफॉर्मेशन जो कलेक्टिवली एग्जामिन होकर पब्लिश हुआ था वो बताया। वही है कि द थ्रेट पोस्ड बाय द अलार्मिंग इंक्रीज इन पॉपुलेशन एंड नीड फॉर कर्बिंग द ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन। अब अगला सेंसस है 1961 का सेंसस। तो 1961 के सेंसस में बात करें तो कंडक्टेड बिटवीन फरवरी 10 टू फरवरी 28 1961 लाइक 1951 सेंसस। जैसे 1951 में सेंसस हुआ था उसी अकॉर्डिंग 1961 में हुआ था। इसमें जो एडिशनल इंफॉर्मेशन कलेक्ट की गई थी वो था SC एंड ST यानी कि शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स, और साथ ही साथ पर्सन इंगेज्ड इन एग्रीकल्चर इंडस्ट्री आर अदर वर्क। जो भी पर्सन अगर कहीं एग्रीकल्चर में वर्क कर रहे हैं या किसी अदर वर्क कर रहे हैं, कहीं भी वर्क कर रहे हैं, तो उससे रिलेटेड डेटा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट किया गया इस 1961 सेंसस में। अच्छा, ये साथ ही साथ जम्मू एंड कश्मीर में भी अप्लाई हुआ 1961 सेंसस। सिंस 1951 में जम्मू एंड कश्मीर में अप्लाई नहीं हो पाया था, लेकिन यहाँ पे हुआ। अब हम लोग अगला सेंसस की जो बात करेंगे वो है 1971 सेंसस। तो इसको कंडक्ट किया गया, हो गया, हाँ। अब इसको कलेक्ट किया गया 90 अब इसको कलेक्ट किया गया। अब 1971 सेंसस की हम लोग बात करेंगे तो 1971 में क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक है वो एक बार देख लेते हैं। कंडक्टेड ड्यूरिंग मार्च 10 टू अप्रैल 3 1971। इसमें जो जो डेटा एडिशनल इंफॉर्मेशन कलेक्ट किया गया उसमें क्या क्या था कि अ मैरिड वोमेन रिगार्डिंग द प्लेस टू विच सी बिलोंग बिफोर मैरिज। मतलब उस जो मैरिड वुमेन है उसका शादी के पहले कहाँ घर था, कौन सा स्थान था, यानी कि उसका मायके कहाँ था। फिर मेन ऑक्यूपेशन एंड प्लेस ऑफ वर्क, ठीक है, क्या मतलब जो लोगों का ऑक्यूपेशन है वो किस कैसा था, मुख्य उसका क्या काम था, और साथ ही कहाँ पे वो वर्क करते हैं। फिर देखा गया कि नेचर एंड पीरियड ऑफ वर्क, कितना घंटे करना होता है, क्या किस टाइप का नेचर है वर्क का। फिर अगला है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सेपरेटली ग्रेजुएट्स एंड टेक्नोक्रेट्स और ग्रेजुएट्स के लिए अलग अलग एजुकेशन इंफॉर्मेशन सेपरेटली कलेक्ट किया गया, जैसे कि उनका ईयर ऑफ पासिंग है, वो कब पास होते हैं, फिर उसके बाद फॉरेन विजिट्स, कितनी बार वो फॉरेन को विजिट किए हैं। साथ ही ये भी देखा गया कि रिसर्च कितने डन हुए, कितने नंबर ऑफ एप्लीकेंट रिसर्च करते हैं, कितने पब्लिश हुए वर्क। तो इन सारे चीज़ों पर डेटा को कलेक्ट किया गया। अब हम जो अगला सेंसस की बात करेंगे वो है 1981 का सेंसस की कैरेक्टरिस्टिक हम लोग देख लेते हैं। कंडक्टेड बिटवीन फेब 9 एंड मार्च 5 1981। जो इसमें एडिशनल इंफॉर्मेशन कलेक्ट किया गया वो था हाउसिंग एंड हाउस होल्ड इम्यूनिटीज, कि मतलब बिल्डिंग नंबर क्या है, सेंसस हाउस का नंबर क्या है, जो हेड ऑफ द फैमिली है वो कौन है, हेड ऑफ द फैमिली का सेक्स क्या है, मतलब वहाँ पे महिला मुखिया है या पुरुष है। तो इन सब सारी चीज़ों को कलेक्ट किया गया, यही मतलब है हाउसिंग एंड हाउस होल्ड इम्यूनिटीज का। फिर देखा गया कि अवेलेबिलिटी ऑफ टॉयलेट फैसिलिटीज इन द अर्बन एरिया, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। अर्बन एरिया में टॉयलेट फैसिलिटी 1981 के सेंसस में डेटा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट किया कि अर्बन एरिया में कितना टॉयलेट फैसिलिटीज हैं। अ चाइल्ड इन द एज ग्रुप 0 to 4 वाज कंसीडर एज अ इलिटरेट। तो 1981 के सेंसस में जो ये कहा गया कि जो 0 to 4 वाले कितने बच्चे हैं, जो कि ये माना गया कि जो 0 to 4 है वो इलिटरेट है। इस पे डेटा कलेक्ट किया गया। फिर इंट्रोडक्शन ऑफ कॉन्सेप्ट्स एंड डिफिनीशन रिलेटेड टू इकोनॉमिक इन जनरल एंड वर्क इन पार्टिकुलर, मतलब इकोनॉमिक से रिलेटेड जितने भी टर्म है उस पर थोड़ा कॉन्सेप्ट बनाया गया और उस पर डेटा कलेक्ट कितने लोगों को पता है। फिर हम लोग जो अगला सेंसस की बात करते हैं 1991 सेंसस। अब यहाँ से जितने भी सेंसस आएंगे, चाहे 1991 हो, 2001 हो, 11 हो या 21, ये चारों के चारे पॉइंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये सेपरेट सेपरेट 10 मार्क्स के क्वेश्चन बनते हैं कि डिटेल नोट्स लिखो ऑन 1991 सेंसस पे, तो इन सब टाइप के क्वेश्चन। तो चलिए देखते हैं 1991 सेंसस को। तो कंडक्टेड बिटवीन फरवरी 9 एंड फरवरी 28।
द हाउसलेस पीपुल वाज इनुमरेटेड ऑन द नाइट ऑफ February 28। जिनके पास घर है, उन सारे बंदों को जो डेटा मतलब उनको इनुमरेट किया गया वो कब, रात को 28 फरवरी को। फिर साथ ही रिविजनल राउंड वाज कैरिड आउट ड्यूरिंग ऑन March 1 to March 5। तो 1 to 5 मार्च को रिविजनल राउंड रखा गया, कुछ छूटा हो या फिर ऐसा कुछ रिपीटेशन टाइप का हो तो वो सब सारी चीज़ों को चेक करने के लिए। उसके बाद है इन जम्मू एंड कश्मीर द इन्यूमरेटर्स वाज डन ड्यूरिंग अगस्त एंड सितंबर। जम्मू कश्मीर में उस टाइम पे नहीं किया गया, इसको अलग से किया गया अगस्त एंड सितंबर में। एंड इन स्नो कवर्ड एंड इन एक्सेसिबल एरिया, जहाँ पे इन्यूमरेटर पहुंच नहीं सकते थे, वो पहले ही बार में इसको सितंबर और अक्टूबर 1991 में किया गया। अब है जो 1991 के सेंसस में एडिशनल इंफॉर्मेशन कलेक्ट किए गए, लिख लेते हैं। द हाउस लिस्ट वाज एक्सपेंडेड टू कवर सम मोर इंफॉर्मेशन। जैसे हमारा हाउस होल्ड स्केड्यूल था, मेंटीज था, उसमें तो उसको थोड़ा एक्सपेंड किया गया कि और भी इंफॉर्मेशन उसमें हम लोग ऐड कर सके। तो द हाउस होल्ड वाज एक्सपेंडेड टू कवर सम मोर इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू हाउसिंग एंड हाउस होल्ड मेंटीज। फॉर द फर्स्ट टाइम persons were asked about the type of fuel used for cooking, कि मतलब खाना बनाने के लिए वो किस टाइप के फ्यूल यूज करते थे। तो हम लोग को याद है, बहुत छोटे थे तो उसमें केरोसिन ऑयल चलता था, गांव में लोग करते थे। तो इस टाइप से कि किस अपना कुकिंग के लिए कौन से फ्यूल यूज करते थे, इस पे डेटा को सेंसर इन्यूमरेटर ने कलेक्ट किया। अब है अगला द अवेलिटी ऑफ टॉयलेट फैसिलिटी इन रूरल एरियाज फॉर द हाउस होल्ड। अच्छा ना, 81 के सेंसस में अर्बन एरिया में टॉयलेट फैसिलिटी पे डेटा कलेक्ट किया गया था, इस बार रूरल एरिया में। A question was included in the individual slip on ex-servicemen and their status as a pensioner or non-pensioner। मतलब पहली बार जो भी एक्स सर्विसमैन थे वो पेंशनर हैं या नहीं है, इस पे डेटा को कलेक्ट किया गया। Children in the age group of 0 to 6 years were counted as illiterate as against 0 to 4 years in the previous year census। 81 के सेंसस में पता है कि इलिटरेट उनको माना गया जो 0 to 4 years के थे, और जो 1991 में किनको इलिटरेट माना गया, जो 0 to 6 years के थे। द नेचर ऑफ वोमेन्स वर्क वाज इंक्लूडेड फॉर द फर्स्ट टाइम। पहली बार 81 के सेंसस में यह था कि नेचर जो ऑफ वर्क जो था वो तो पता चला, लेकिन पार्टिकुलरली वोमेन का कैसा नेचर ऑफ वर्क है, ठीक है, उसको पहली बार इंक्लूड किया, इस पे डेटा को कलेक्ट किया। जो अब अगला सेंसस की बात करेंगे हम लोग, वो है 2001 का सेंसस। तो कंडक्टेड बिटवीन February 9 एंड February 28 with the reference date as 00.00 hours of 1st March 2001 for household and institutional household। इसको दो फेज में कंडक्ट किया गया, पहला था हाउस लिस्टिंग ऑपरेशन और दूसरा था पॉपुलेशन इन्यूमरेशन। तो पहले जो बात हम लोग करेंगे द हाउस लिस्टिंग ऑपरेशंस, उसमें हम बात करेंगे द बिल्डिंग्स सेंसस हाउसेस एंड हाउस होल्ड वर आइडेंटिफाइड एंड सिस्टमेटिकली लिस्टेड इन द हाउस होल्ड स्केड्यूल। इंक्लूडेड द आइडेंटिफिकेशन ऑफ बाउंड्रीज ऑफ द इन्यूमरेशन ब्लॉक। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि इन्यूमरेटर ने मान लीजिए डिस्ट्रिक्ट में एक ब्लॉक सेलेक्ट मान लीजिए कर लिया, तो उससे रिलेटेड जितने भी इंफॉर्मेशन है उसने कलेक्ट किया, ठीक है, कि और ये भी देखा कि उस ब्लॉक की बाउंड्री कहाँ तक जाती है। तो वही कह रहा है कि इंक्लूडेड द आइडेंटिफिकेशन ऑफ बाउंड्रीज ऑफ द इन्यूमरेशन ब्लॉक्स एंड द प्रिपरेशन ऑफ लेआउट मैप बाय 8 Feb 2001। और एक मैप बनाया गया, उस मैप के आधार पे जो भी इन्यूमरेटर्स हैं उन्होंने डेटा को कलेक्ट किया। जो दूसरा फेज था वो है पॉपुलेशन इन्यूमरेशन। इन द सेकेंड फेज पॉपुलेशन इन्यूमरेशन वाज डन फॉर ईच हाउस होल्ड। जो भी हाउस होल्ड सेलेक्ट किए गए थे उन सभी के लिए पॉपुलेशन इन्यूमरेशन किया गया। द रिमेनिंग प्रोसेस ऑफ सेंसस ऑपरेशंस, मतलब क्या, उसके बाद अगर आप डेटा कलेक्ट कर लेते हैं तो इन्यूमरेटर डेटा कलेक्ट करता है, उसके पास वो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर को भेजता है, डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर फिर उसमें जो भी कटनी छटनी होगी, मतलब सेपरेट करना होगा इंडिविजुअल, वो करेगा। उसके बाद उस डेटा को स्टेट हेडक्वार्टर को भेजता है, और स्टेट हेडक्वार्टर फिर ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया एंड सेंसस कमीशन को भेजता है, और सेंसस कमीशन इसको फिर क्या करता है, सेंसस टेबल में
एग्जामिन एनालाइज करके इसको क्या कर देता है, पब्लिश कर देता है, जो कि सेंसस कमीशन की वेबसाइट पे मिलता है। वो आप इजीली आसानी से उसको एक्सेस कर सकते हैं। ये पूरी प्रोसेस होती है। अच्छा, देख लेते हैं कि जो यहाँ से डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर के पास जो डेटा इन्यूमरेटर भेजते हैं तो उनका क्या काम होता है डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर का। तो एक बार देख लेते हैं कि इन्यूमरेट ब्लॉक एंड हाउस होल्ड स्केड्यूल फॉर्म्स फॉर नॉर्मल, इंस्टीट्यूशनल एंड हाउसलेस हाउस होल्ड सेपरेटली। तो इंस्टीट्यूशनल एंड हाउसलेस हाउस होल्ड और नॉन हाउस होल्ड के लिए जो भी हमारे पास स्केड्यूल डेटा कलेक्ट हुए हैं सभी फॉर्म को अलग अलग वो क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं। The 2001 census was historic and epoch-making, being the first census of 21st century and the third millennium. Reveals benchmark data on the state of evident human resources available in the country. 2001 का जो सेंसस था ये बताता है कि भारत में जनसंख्या बहुत ज़्यादा और ह्यूमन रिसोर्सेज बहुत ही ज़्यादा है। अगर इसको फ्रूटफुल्ली इसको इम्प्लीमेंट किया जाए तो भारत को बहुत ही अच्छा फायदा हो सकता है। अब है इंफॉर्मेशन कलेक्टेड ऑन पॉपुलेशन इन्यूमरेशन। तो दो फेज हुआ था, पहला था हाउस होल्ड और दूसरा था पॉपुलेशन इन्यूमरेशन। तो पॉपुलेशन इन्यूमरेशन में जो डेटा कलेक्ट किया, किन किन कंटेंट पे डेटा को कलेक्ट किया गया वो हम लोग एक बार देखते हैं। जैसे कि नेम ऑफ पर्सन क्या है, रिलेशनशिप टू हेड, सेक्स क्या है, एज क्या है, करेंट मैरिटल स्टेटस क्या है, एज एट मैरिज की शादी के दौरान की उम्र क्या थी, और साथ ही रीजन क्या है, इफ एससी यानी शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब राइट नेम ऑफ द शेड्यूल कास्ट फ्रॉम द लिस्ट सप्लाइड। फिर मदर टंग, अदर लैंग्वेज नोन। जो अगला डेटा है लिटरेसी स्टेटस, लिटरेट 1, लिटरेट 2, हाईएस्ट एजुकेशनल लेवल और 10, बर्थ प्लेस कहाँ है, इज द बर्थ पर्सन बॉर्न इन दिस विलेज, टाउन, यस और नो। फिर स्टेट किस कंट्री का है, डिस्ट्रिक्ट। ट्रेवल टू प्लेस ऑफ वर्क, डिस्टेंस फ्रॉम रेजिडेंस टू प्लेस ऑफ वर्क इन किलोमीटर, मतलब कहीं आप कम कर रहे हैं तो उसका घर से कितनी डिस्टेंस है, इस पे डेटा को कलेक्ट किया गया। फिर आप किस साधन से जाते हैं काम के लिए, तो वहीं कह रहा है कि मोड ऑफ ट्रेवल टू प्लेस ऑफ वर्क। जो अगला है ऐसे ही करके 29 to 30 क्वेश्चन है जहाँ पे डेटा को पॉपुलेशन इन्यूमरेशन में कलेक्ट किया जाता है। ये वेरी करता है, कभी 29 कभी 35। तो उसमें से कुछ हम लोग जान लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि पॉपुलेशन इन्यूमरेशन 2001 में जो हुआ वो किन इंफॉर्मेशन पे डेटा को कलेक्ट किया गया, किन कंटेंट पे। तो इस टाइप का क्वेश्चन बने तो आपको टॉप 10 लिखना पड़ेगा। तो वहीं आपको टॉप 10 जरूरत है बहुत। अब कितना याद करेंगे, 35 बहुत ज़्यादा एक्सेस हो जाएगा। है प्लेस ऑफ लास्ट रेजिडेंस हैज द पर्सन कम टू दिस विलेज, मतलब उसका पहले घर कहाँ था। टाउन फ्रॉम एल्सवेयर, इफ नो पुट डैश, इफ यस गिव द फॉलोइंग पार्टिकुलर। स्टेट क्या है, कंट्री क्या है, डिस्ट्रिक्ट क्या है। एट द टाइम ऑफ माइग्रेशन वाज द प्लेस ऑफ लास्ट रेजिडेंस, माइग्रेट करने के समय उसका लास्ट रेजिडेंस कहाँ था, रूरल था कि अर्बन था, क्यों उसने माइग्रेशन किया, वो कितने टाइम तक उस गांव या विलेज में रहा, ड्यूरेशन ऑफ स्टे इन दिस विलेज और टाउन सिंस माइग्रेशन। फिर और एक डेटा फर्टिलिटी पे लिया गया कि नंबर ऑफ चिल्ड्रेन सर्वाइविंग एट प्रेजेंट, कितने नंबर ऑफ चिल्ड्रेन सर्वाइव कर रहे हैं, उनमें कितने डॉटर्स हैं, कितने सन हैं। इन सारे वजूहातों पे पॉपुलेशन इन्यूमरेशन में डेटा को कलेक्ट किया गया। अब हम लोग जो अगला सेंसस की बात करेंगे वो है सेंसस 2011। तो सेंसस 2011 कहता है कि द लोगो ऑफ सेंसस 2011 वाज आवर सेंसस आवर फ्यूचर। ये 15 सेंसस है ऑफ इंडिया सिंस 1872। इट वाज हेल्ड इन 2 फेजेस, हाउस लिस्टिंग एंड हाउसिंग सेंसस। कब से कब हुआ, अप्रैल 1 to सितंबर 2010। और दूसरा जो है पॉपुलेशन इन्यूमरेशन। 2011 का जो ऑब्जेक्टिव था कि कंप्लीट कवरेज एंड एक्यूरेट इन्यूमरेशन ऑफ द पीपल। जो की पॉइंट्स थे कि हु एंड हाउ मेनी, कौन और कितने हैं, व्हाट डू दे डू, वो लिव रहने मतलब जीवित रहने के लिए क्या करते हैं, एंड हाउ ऑफन, काइंड ऑफ हाउसेस दे लिव इन, किस प्रकार घरों में रहते हैं, हाउस होल्ड एमेनिटीज एंड एसेट्स, उनके घर में क्या क्या वस्तुएं हैं,
इंडिविजुअल लेवल इंफॉर्मेशन। अब जो पहला फेज है हाउस लिस्टिंग एंड हाउसिंग सेंसस, तो इन्वॉल्व द इंफॉर्मेशन अबाउट ऑल बिल्डिंग्स। इन द फर्स्ट फेज इंफॉर्मेशन ऑन नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर्ड, ये 9 क्वेश्चन का एक ये एनपीआर होता है जिसमें भारत के सभी नागरिकों का रजिस्टर्ड होना जरूरी होता है। तो पहले फेज में एनपीआर से रिलेटेड इंफॉर्मेशन रखा गया वाज कलेक्टेड इन द फर्स्ट फेज विच यूज टू इशू अ 12 डिजिट यूनिक इंफॉर्मेशन आइडेंटिफिकेशन नंबर टू ऑल रजिस्टर्ड इंडियन रेजिडेंट्स। यानी आपको पता होगा कि भारत के हर नागरिक का एक आधार बन चुका है, तो उसी से इसको कनेक्ट किया गया जिससे एक रहे कि यूनिक हमारे पास एनपीआर में रजिस्टर्ड है जो भी पर्सन है भारत के नागरिक। अगर आपके पास आधार नंबर एक 12 डिजिट का होता है, आप इसी से पहचाने जाते हैं कि आप भारत के नागरिक है कि नहीं, ऐसा माना ही जाता है। तो उससे इससे कनेक्ट किया गया जिससे एक आइडेंटिफिकेशन यूनिक बनी रहे। अब है पॉपुलेशन इन्यूमरेशन, तो मार्क्स द फर्स्ट टाइम बायोमेट्रिक इंफॉर्मेशन वाज कलेक्टेड। तो इसकी इंपॉर्टेंस ये है कि 2011 के सेंसस में जो बायोमेट्रिक लगता है, हमको याद होगा कुछ भी आप करने जाते हो बायोमेट्रिक लगाते हैं, तो उसी के हिसाब से डेटा को कलेक्ट किया गया। फिर कास्ट बेस्ड सेंसस वाज डन, पहली बार कास्ट बेस्ड सेंसस डन किया गया कि ओबीसी कितनी परसेंटेज है, एससी एसटी कितनी परसेंट है और अदर्स की कितनी परसेंट है। कुछ फैक्ट्स है, टोटल पॉपुलेशन जो थी 2011 में 1.21 बिलियन, मोस्ट पॉपुलस उत्तर प्रदेश था, लिस्ट पॉपुलस स्टेट जो था वो सिक्किम था, जो लिटरेसी रेट्स थी मेन एंड वुमेन मिला के वो थी 74.04%। अब एक क्वेश्चन जो आता है कि आपको 10 इंफॉर्मेशन लिखने हैं हाउस लिस्टिंग पर 2001, 2011, 2021। क्वेश्चन ये आएगा कि 2021 में जो हाउस लिस्टिंग पे इंफॉर्मेशन कलेक्ट किए वो कौन कौन से थे, टॉप 10 को लिखो। तो मोस्ट ऑफ द केसेस में ये हर केस में सेम ही रहता है, प्लस माइनस 1 2 3 कुछ चेंज रहेगा, नहीं तो ये केस सेम ही रहता है, हम लोग देखेंगे भी। तो मैं मानता हूँ 2001 और 2011 का भी वैसा ही है, ऐसा ही 2021 का भी, हम लोग अलग से इसको देखेंगे। तो किन किन हाउस लिस्टिंग पे डेटा कलेक्ट किया गया, जैसे हम बताएं नंबर, सेंसस हाउस नंबर, फिर हमारा घर किस मटेरियल का बना हुआ है, तो प्रीडोमिनेंट मटेरियल ऑफ फ्लोर वॉल एंड रूफ ऑफ द सेंसस हाउस, कंडीशन ऑफ द हाउस नंबर, हाउस होल्ड नंबर, टोटल नंबर ऑफ पर्सन इन द हाउस होल्ड, सेक्स ऑफ द हेड। अगला है कास्ट स्टेटस, एससी हैं कि एसटी हैं कि अदर्स हैं, ओनरशिप ऑफ स्टेटस ऑफ द हाउस, नंबर ऑफ ड्वेलिंग रूम, number of married couple in the household, main sources of drinking water, availability of drinking water source, type of latrine facilities, fuel used for cooking, रेडियो और ट्रांजिस्टर। इन सारे चीज़ों पर हाउस लिस्टिंग के अंतर्गत डेटा कलेक्ट किया गया। तो ये आपको इसमें से एटलीस्ट 10 याद होना चाहिए, अगर आप 15 याद कर लेते हो तो आप सही रहेगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर वही है कि क्वेश्चन ऑन पॉपुलेशन इन्यूमरेशन जो 2011 में कलेक्ट किया, वही है कि नेम ऑफ पर्सन, रिलेशनशिप टू हेड, सेक्स, डेट ऑफ बर्थ एंड एज, करेंट मैरिटल स्टेटस, एज एट मैरिज, रिलीजन, एससी एसटी, डिसेबिलिटी, मदर टंग, अदर लैंग्वेज नोन, लिटरेसी स्टेटस, स्टेटस ऑफ अटेंडेंस, एजुकेशन। ये थोड़ा अलग कलेक्ट किया गया कि इंफॉर्मेशन है, हाईएस्ट एजुकेशन लेवल अटेंड, वर्किंग एनी टाइम लास्ट ईयर। तो इन सारे चीजों पर डेटा को कलेक्ट किया गया। अब थोड़ा हम समझ लेते हैं कि ये नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर क्या होता है। तो एक 9 क्वेश्चन का एक खाका तैयार किया जाता है, एक रजिस्टर तैयार किया गया, उसी को बोलते हैं नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर। तो नेम ऑफ द पर्सन एंड रेजिडेंट स्टेटस। जो दूसरा क्वेश्चन होता है वो होता है नेम ऑफ द पर्सन एज शुड अपीयर इन द पॉपुलेशन रजिस्टर, रिलेशनशिप टू हेड, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, मैरिटल स्टेटस, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, ऑक्यूपेशन और एक्टिविटी, नेम ऑफ फादर मदर एंड स्पाउस। ये सारी चीज़ों एक अगर पर्सन मान लीजिए रजिस्टर्ड में, मान लीजिए मैं ही रजिस्टर्ड हूँ, तो ये मेरा ये इतना इन्फॉर्मेशन रखना चाहेंगे।
अब हम लोग बात करेंगे जो अगला सेंसस और लास्ट सेंसस की बात करेंगे वो 2021, जो कि अभी कोविड की वजह से पोस्टपोन हो गया और कहा गया कि 2023 के अक्टूबर तक किया जाएगा, देखते हैं कब तक होता है। खैर, ये है 16th इंडियन सेंसस और इंडिया, हाँ 16th इंडियन सेंसस है और ये 8th क्या हो जाएगा सिंस इंडिपेंडेंट। कंडक्टेड इन टू फेज, इसको भी हाउस लिस्टिंग एंड पॉपुलेशन इन्यूमरेशन। प्रोवाइड अ फैसिलिटी टू द पब्लिक फॉर सेल्फ इन्यूमरेशन, इसमें पब्लिक सेल्फ इन्यूमरेशन कर सकता है वेबसाइट पे जाकर। फॉर द फर्स्ट टाइम द सेंसस 2021 विल यूज द मोबाइल ऐप फॉर द डेटा कलेक्शन। कहने का मतलब ये है कि पहली बार 2021 में डिजिटल सेंसस किया जाएगा, मतलब इसमें एक मोबाइल ऐप के माध्यम डाउनलोड होगा, उस पर डेटा को कलेक्ट किया जाएगा। Apart from allowing the provision of online self-enumeration, home visit by the enumerators for collecting census data will continue as in past। जैसे पहले होता था कि न्यूमरेटर घर जाते थे, डेटा को कलेक्ट करते थे, वैसे अब भी होगा, लेकिन साथ ही साथ ऑनलाइन ऐप की वजह से भी डिजिटल सर्वे सेंसस किया जाएगा। सेंसस डेटा कलेक्टेड इन 16 लैंग्वेज, तो 16 लैंग्वेज में डेटा को कलेक्ट किया जाएगा। डिले क्यों हुआ? क्योंकि कोविड-19 और फ्रीजिंग ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव बाउंड्रीज। फ्रीजिंग ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव बाउंड्री का मतलब होता है कि जो तहसीलदार होते हैं उनको सेंसस के 3 महीने के भीतर पूरी बताना होता है कि किस तहसील की कितनी टेरिटरी होगी, तो इस रिलेटेड डेटा होम मिनिस्ट्री को भेजना पड़ता है सेंसस कमीशन को। तो इसको में थोड़ा प्रॉब्लम हो गया, डिले हो गया, इसकी वजह से भी पोस्टपोन किया गया। फिर वही क्वेश्चन है कि क्वेश्चन ऑन हाउस लिस्टिंग। तो क्वेश्चन ऑन हाउस लिस्टिंग मतलब बिल्डिंग नंबर और उसके साथ ही सेंसस हाउस नंबर, प्रीडोमिनेंट मटेरियल ऑफ फ्लोर वॉल एंड रूफ ऑफ द सेंसस हाउस, जैसा कि पहले था। असर्टेन यूज ऑफ सेंसस हाउस, ये थोड़ा यूनिक है इसमें। कंडीशन ऑफ द सेंसस हाउस, हाउस होल्ड नंबर, टोटल नंबर ऑफ पर्सन नॉर्मली residing in the household, name of the head of the household, sex of the head of the household, whether the head of the household belong to SC, ST or other, ये थोड़ा इसमें एक एडिशनल ऐड है। ओनरशिप स्टेटस ऑफ द सेंसस हाउस, नंबर ऑफ ड्वेलिंग रूम्स एक्सक्लूसिवली इन प्रोफेशन ऑफ द हाउस होल्ड, नंबर ऑफ मैरिड कपल लिविंग इन द हाउस होल्ड। इन सारे पहलुओं पर हाउस लिस्टिंग के अंतर्गत डेटा को कलेक्ट किया गया। यहां रहा सेंसस, और सेंसस 2021 तक ये खत्म हो गया। अब इसके आगे हम लोग बात करते हैं नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर की। तो इट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन ओनली अबाउट डेमोग्राफिक विच इंक्लूडेड 9 क्वेश्चन, जो हमने देख रखा है। वाइल सेंसस गिव्स इंफॉर्मेशन ऑन डेमोग्राफी, ये केवल डेमोग्राफी से रिलेटेड डेटा, ठीक है ना, देता है, लेकिन ये डेमोग्राफी पे भी दे सकता है सेंसस। इन इकोनॉमिक एक्टिविटी जैसे एम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट डेटा हमने देखा, लिटरेसी, हाउसिंग एंड हाउस होल्ड एमिनिटीज अमंग अदर्स। तो ये दो डिफरेंस है सेंसस और नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर में। NPR was done in 2010 and was later updated in 2015 when it was linked with Aadhaar. Database of 119 करोड़ रेजिडेंट्स, तो NPR जो है इतने लोगों मतलब 119 करोड़ पर्सन का एक डेटाबेस है। मैंडेटरी फॉर एवरी यूजुअल रेजिडेंट ऑफ इंडिया टू रजिस्टर्ड इन द NPR, जैसा कि हमने पहले भी कहा कि आपको इसमें रजिस्टर्ड होना बहुत ही जरूरी है। A usual resident is defined for the purpose of NPR as a person who has resided in a local area for the past 6 months or more। तो जो यूजुअल रेजिडेंट है किसी एरिया में अगर 6 या 6 महीने से अधिक रह गया हो तो वो इस NPR में रजिस्टर्ड होगा। द RGI सेल एक्ट एज द नेशनल रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी, मतलब जो रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया है वो वर्क करेगा एज अ नेशनल रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी। इट इज आल्सो द कंट्री सेंसस कमीशन। तो इसकी पूरी देख रेख किसके जिम्मेदारी में होता है? RGI के अंतर्गत आता है। इट इज जनरेटेड थ्रू हाउस टू हाउस इन्यूमरेशन ड्यूरिंग द हाउस लिस्टिंग फेज ऑफ द सेंसस। Prepare under the provisions of the Citizenship Act 1955 and the Citizenship Registration of the Citizens and Issues of National Identity Rule 2003। ये जो हमारा NPR है ये किसके तहत
किस एक्ट के तहत वर्क आता है अगर लीगली हम लोग बात करें तो एक तो हमारा है सिटीजनशिप एक्ट 95 और दूसरा है नेशनल आइडेंटिटी रूल्स 2003। अब हम लोग देख लेते हैं कि सिग्निफिकेंस और यूजेस क्या है सेंसस के। तो ये देख सकते हैं हम, जैसे कि हेल्पफुल फॉर मेकिंग पॉपुलेशन प्रोजेक्शन, दूसरा यूज्ड फॉर कैरिंग आउट सैंपल सर्वे, तीसरा है कि दे गाइड द सिटी प्लानर्स इन प्लानिंग मेजर फॉर फ्यूचर ग्रोथ ऑफ सिटीज रिगार्डिंग फ्लाईओवर्स एंड सैनिटेशन। अगर आपको डेटा पता होगा सेंसस के थ्रू जो हमको पता चल रहा है तो उससे हम लोग आराम से बता सकते हैं कि किस टाइप का हम लोग को सिटी की प्लान करने की जरूरत है, क्योंकि वो डिपेंड करेगा कितने पॉपुलेशन है उस सिटी का। फिर अगला है प्रोवाइड प्राइमरी पॉपुलेशन डेटा रिलेटिंग टू एज, मैरिटल स्टेटस, ऑक्यूपेशन, माइग्रेशन। तो इन सारे चीज़ों पे तो डेटा हम लोग कलेक्ट करते हैं, तो अगर ये इंफॉर्मेशन हैं तो हम लोग बहुत सारी चीज़ डिराइव कर सकते हैं। और साथ ही साथ थ्रो लाइट ऑन द सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स ऑफ द कंट्री सच एज स्टेटस ऑफ वुमेन, कि वुमेन का स्टेटस क्या है, लिटरेसी लेवल क्या है, और साथ ही पॉपुलेशन डेंसिटी क्या है कि पर स्क्वायर किलोमीटर में कितने नंबर ऑफ पीपल रह रहे हैं। फिर साथ ही मेकिंग गवर्नमेंट एंड प्राइवेट पॉलिसीज, जैसे कितना इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, कितने नंबर ऑफ स्कूल होना चाहिए, किस टाइप के स्कूल होना चाहिए, रिसर्च कैसा होना चाहिए, कितना रिसर्च के लिए पैसा सरकार को एलोकेट करना चाहिए। तो इससे काफ़ी हम लोग को फायदा होता है सेंसस से। अच्छा, कुछ खामियां भी, कुछ लिमिटेशंस हैं सेंसस की, तो वो भी हम लोग देख लेते हैं। इट गिव्स इन, अच्छा एक चीज पता है कि ये 10-10 साल पे होगा, जैसे 2011 में होगा तो फिर 2021 में होगा। अब ये 10 साल पे था। अब अगर हमको डेटा बीच में एकदम करंट चाहिए जो प्रैक्टिकल हो, ठीक है ना, रियल हो, तो उस केस में तो हम तो लोग फाइंड तो नहीं कर पाएंगे। तो ये एक बहुत बड़ी खामी है इसकी। तो वही लिख रहा है कि इट गिव इंफॉर्मेशन ओनली फॉर द सेंसस ईयर एंड फेल्स टू गिव इंफॉर्मेशन इन द इंटरसेंसल पीरियड। Census is an ad hoc work, so experienced staff is not available। ये ad hoc वर्क हम लोग देखेंगे, ad hoc सर्वे देखेंगे तो वहां पे डिटेल में समझेंगे। फिर अगला है द इन्यूमरेटर ऑफन इंटरप्रेट द टर्म्स यूज इन द स्केड्यूल इन देयर ओन वे डिस्पाइट द गाइडलाइन सप्लाइड टू देम बाय सेंसस कमीशन। कभी कभी जिस सेंसस कमीशन ने बताया कि क्वेश्चन जो हमारा बना है उस क्वेश्चन में बहुत सारे टर्म है, तो कभी कभी क्या करता है इन्यूमरेटर अपनी जानकारी के हिसाब से बता देता। हो सकता है वो गलत भी बता रहा हो सकता है वो सेंसस कमीशन की गाइडलाइन को फॉलो ना कर रहा हो, तो उस केस में एक एरर का चांस रहता है। फिर द कास्ट ऑफ कंडक्टिंग सर्विस वेरी आई, से पूरे देश में होता है, साथ होता है, तो पैसा बहुत लगता है इसमें, क्योंकि एक एक पॉपुलेशन को इन्यूमरेट किया जाता है, सैम्पलिंग यूनिट को। फिर इन एडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी इन सर्टेन एरिया, कभी कभी क्या होता है जैसे स्नो एरिया जहाँ इनएक्सेसिबल एरिया आपने देखा होगा वहाँ पे लोग नहीं पहुँच पाते हैं क्योंकि वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी खराब होती है। फिर करप्शन इंटरफेरेंस विद सेंसस, इसका मतलब ये है कि कभी कभी क्या होता है कि जो ऑफिसर्स हैं वो घर ही बैठे हैं, अपने मन से ही डेटा को फिलअप कर दिया, ठीक है। फिर इनसफिशियंट इनफेक्टिव सेंसस एजुकेशनल कैंपेन, कभी कभी क्या होता है कि जो रेजिडेंट होते हैं वो अपना इंफॉर्मेशन देते हैं, वो उतने हाईली एजुकेटेड नहीं होते हैं, तो एट रैंडम कुछ भी दे दिया, तो इससे एक एरर चांस मिलता है। तो ये सारी खामियां हैं सेंसस की। यहां तक अब हम लोगों ने क्या देख लिया कि सोर्सेस, पहले हम देखा कि डेमोग्राफी क्या होता है, फिर डेमोग्राफी कितने टाइप के होते हैं, फिर डेमोग्राफी की यूजेस क्या हैं, लिमिटेशंस क्या है, हमने ये देखा। उसके बाद हमने देखा कि डेमोग्राफी में कितने डिवीजन है, दो होते हैं, एक पॉपुलेशन स्टैटिक डिवीजन, दूसरा वाइटल स्टैटिस्टिक। फिर हमने कहा कि इसको सोर्सेस क्या होंगे, तो हमने एक बताया कि सेंसस होगा। फिर सेंसस में हमने पढ़ा कि डिसेनियल सेंसस ऑफ इंडिया क्या होता है, डेमोग्राफिक सेंसस ऑफ इंडिया क्या होता है। 1931 से लेकर 2021 तक हमने सेंसस को कवर किया और डिटेल में कवर किया, ये हमारे क्लियर हो गए। अब जो है सोर्सेस ऑफ डेमोग्राफिक डेटा में दूसरा है रजिस्ट्रेशन, यानी कि जिसको बोलते हैं वाइटल स्टैटिस्टिक्स यानी सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम। सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम क्या करता है कि जल्दी जो वाइटल स्टैटिस्टिक्स हैं उस पर डेटा को कलेक्ट करता है। तो जो भी डेटा कलेक्ट होता है, जैसे कि डेथ पे क्या हो गया, डिजीज पे, मैरिज पे, इन सब पे जो डेटा कलेक्ट होता है वो होता है हमारा सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम यानी वाइटल स्टैटिस्टिक। तो हम लोग इसको देखते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि वाइटल स्टैटिस्टिक्स क्या होता है। तो सबसे पहले समझते हैं कि वाइटल इवेंट क्या होता है, जैसे डेथ, बर्थ, ये सब क्या है,
वाइटल इवेंट हैं। अब ये कितने हुए, किस रेट से हुए, उसी को हम लोग बोलते हैं वाइटल स्टैटिस्टिक्स। तो अ कन्वेंशनल न्यूमेरिकल रिकॉर्ड ऑफ मैरिज, बर्थ, सिकनेस एंड डेथ बाय विच द हेल्थ एंड ग्रोथ ऑफ अ कम्युनिटी में बी स्टडीड। ठीक है। फिर एग्जाम्पल ऑफ वाइटल स्टैटिस्टिक क्या होगा? बर्थ रेट, डेथ रेट, द नंबर ऑफ मैरिज। अगर आपको पॉपुलेशन में पता हो कि इस एरिया में बहुत लोग मर रहे हैं लेकिन इस डिजीज से, तो अगर आपको ये पता चल जाए, आपने डेटा कलेक्ट किया, एग्जामिन किया, एनालिसिस किया, तब आप यहाँ पे कुछ भी मेजर ले सकते हैं जिससे इसको कम किया जा सकता है। तो ये कहीं ना कहीं कम्युनिटी के लिए बहुत ही हेल्पफुल होती है। यूजेस ऑफ वाइटल स्टैटिस्टिक क्या है? कि प्रिपेयरिंग पॉपुलेशन एस्टिमेट्स एंड प्रोजेक्शन। दूसरा, इन कोहार्ट एंड पीरियड स्टडीज। ठीक। तीसरा, कंस्ट्रक्शन ऑफ लाइफ टेबल, ये भी हम लोग आगे पढ़ेंगे। चौथा है प्रिपेयरिंग हेल्थ इंडिकेटर्स सच एज इन्फांट मोर्टालिटी रेट्स, न्यूनटल मोर्टालिटी रेट, पोस्ट न्यूनटल मोर्टालिटी रेट्स एंड मैटरनल मोर्टालिटी रेट्स। कहने का मतलब ये है कि इनके आधार पे जो भी हम डेथ रेट, बर्थ रेट कलेक्ट करते हैं, डेटा हमारे पास रहेगा ही रहेगा। ठीक है, क्योंकि हम लोग इस बर्थ और डेथ पे ही डेटा कलेक्ट कर रहे हैं। तो इन डेटा के अनुसार हम लोग एस्टिमेट कर सकते हैं कितने नंबर ऑफ बच्चे अगर जन्म लेते हैं तुरंत मर जाते हैं। तो इन सारे पहलुओं पे हम लोग आराम से एस्टिमेट कर सकते हैं और एक अच्छा स्टेप ले सकते हैं इसको रोकने के लिए। फिर अगला है मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ सर्विसेज फॉर प्लानिंग एंड इवोल्यूशन, फर्टिलिटी डेटा इन प्लानिंग। अब समझते हैं कि सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम यानी कि रजिस्ट्रेशन मेथड या वाइटल स्टैटिस्टिक सिस्टम क्या होता है। तो ये सिंपल सा ये है, जैसे आप लोग को याद होगा कि आप अपने बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट बनवाते हैं, कोई मृत्यु कर जाता है तो डेथ सर्टिफिकेट बनवाते हैं। तो जैसे जैसे मरा तो कुछ दिनों के बाद ये बन जाता है। तो ये कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है, क्योंकि कुछ ना कुछ लोग आदमी तो रोज ही मरता है, कुछ ना कुछ बच्चे जन्म लेते ही रहते हैं। तो कंटिन्यूअस प्रोसेस है। तो ये इन डेटा को फीड करना है, कलेक्ट करना कि कितने नंबर ऑफ बच्चे जन्म लिए, कितने लोग मर गए। ठीक है ना। तो कंटिन्यूअस प्रोसेस ऐड होती रहती है। तो ये एक रूल है। ठीक है, 1969 बर्थ एंड डेथ रजिस्ट्रेशन एक्ट, उसके तहत इन सब डेटा को कलेक्ट किया जाता है। इसी को बोलते हैं हम लोग सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम। तो CRS in India is the unified process of continuous, permanent and compulsory recording of the vital events like birth, death, stillbirth, marriage, migration. The Registration of Births and Death Act 1969 provides for the compulsory registration of births and death. The Office of the Registrar General of India is published the Civil Registration System रिपोर्ट एनुअली। तो जनरली जो वाइटल रजिस्ट्रेशन सिस्टम मेथड है उसको कौन कंडक्ट करता है? RGI यानी रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया। और ये एनुअली हर साल एक रिपोर्ट पब्लिश होती है जिसका नाम होता है CRS रिपोर्ट। और ये जो भी हमारा सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम है वो क्या है? लीगल डॉक्यूमेंट है, एक तरह से प्रोवाइड्स अ लीगल डॉक्यूमेंट फॉर द जनरल पब्लिक ऑन द बर्थ डेथ सर्टिफिकेट। जैसे मान लीजिए कि रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ क्या प्रोवाइड कराता है? तो रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन ऑन द प्लेस ऑफ बर्थ। आप आराम से बच्चों का देखेंगे रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ, तो उस पर सब चीजें रहेंगी कि प्लेस ऑफ बर्थ क्या है, उसकी सेक्स क्या है, लड़का है कि लड़की है, कि एज क्या है, रिलीजन ऑफ द पेरेंट्स कि किस धर्म के हैं, फिर लिजिटिमेसी, फादर ऑक्यूपेशन एंड बर्थ प्लेस ऑफ द पेरेंट्स। सिमिलरली डेथ रजिस्ट्रेशन प्रोवाइड इंफॉर्मेशन ऑन डेथ, सेक्स, एज, मैरिटल स्टेटस, नंबर ऑफ इश्यूज, बर्थ प्लेस, ऑक्यूपेशन एंड कॉज ऑफ डेथ। बहुत सारे कंट्री में ये कंपलसरी है कि आपको जो भी बच्चे जन्म ले रहे हो उनको रजिस्ट्रेशन कराना ही कराना है। तो मेनी कंट्रीज रिक्वायर कंपलसरी रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ अंडर द लॉ। डेटा ऑन द बर्थ एंड डेथ्स कैन आल्सो बी ऑब्टेन फ्रॉम द हॉस्पिटल रिकॉर्ड्स। तो इस जो पॉइंट है हॉस्पिटल रिकॉर्ड, इसको हम लोग अलग से भी पढ़ेंगे। तो ये हो गया हमारा सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम। अब हम लोग इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन देख लेते हैं। वो जो हमने अभी देखा उसको एक अच्छे वे में समझने के लिए देख लेते हैं। तो वही है कि द RGI इज द सेंट्रल कंट्रोलिंग अथॉरिटी इन चार्ज ऑफ द वाइटल रजिस्ट्रेशन सिस्टम। जो भी हमने पढ़ा बस वही है, चाहे आप इस फॉर्म में लिखें, अगर पेपर में आता है तो चाहे उसको लिखें, बात एक ही है। फिर लीगल फ्रेमवर्क ये है कि ऑब्टेन लीगल डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड बाय लॉ, रजिस्ट्रेशन ऑफ ऑल वाइटल इवेंट्स, और इससे क्या है? पब्लिकेशन ऑफ वाइटल इवेंट्स,
पेनाल्टी फॉर फेल्यूर द कंपाइलिंग विथ ला, अगर आप नहीं कराते तो पेनाल्टी भी मिलेगा। स्पेसिफाइड टाइम पीरियड फॉर रजिस्ट्रेशन फॉर रिकॉर्ड्स। फिर आइडेंटिफाई एजेंसी अथॉरिटी टू रजिस्टर वाइटल इवेंट्स। ये इसके कुछ लीगल फ्रेमवर्क, ठीक है। जैसा ये एक तरह से ऐसे वर्क करता है जैसे कि एक ये लीगल डॉक्यूमेंट है, ठीक है। तो लीगल डॉक्यूमेंट अगर नहीं रहेगा तो आपको पेनाल्टी हो सकती है, ठीक है। और लीगल में क्या होता है, जितने भी वाइटल इवेंट्स है वो रजिस्टर्ड होंगे। और सिंस ये रूल 1969 के तहत वर्क करता है, ठीक है, तो एक लॉ के तहत ये बॉन्ड है। फिर कौन सी अथॉरिटी इसको, मतलब कौन सी एजेंसी ये सब जितने भी डेटा रजिस्टर्ड होंगे कौन करेगा, तो ये सब सारे किस फंक्शन में आते हैं, लीगल फ्रेमवर्क। दूसरा है फुल कवरेज ऑफ पॉपुलेशन, कि पूरे पॉपुलेशन कवरेज करना, तो उसमें कौन कौन से पॉइंट है। पहला कि आइडियली शुड कवर इंटायर कंट्री, कवर ऑल सेगमेंट ऑफ पॉपुलेशन, चाहे वो होमलेस हों, स्ट्रीट वाले हों, चिल्ड्रेन हों, प्रियॉरिटी टू बर्थ एंड डेथ। फिर ये कंटिन्यूअस एंड परमानेंट है, तो मतलब न्यू रिकॉर्ड कंटिन्यूअसली एडिट, क्योंकि कुछ न बच्चे एक्सपायर करेंगे, कुछ लोग बॉर्न करेंगे। फिर मस्ट बी प्रिजर्व, फिर अवेलेबल वेन नीडेड, जब भी आपको आवश्यकता है वहां से आप कलेक्ट कर सकते हैं। फिर चौथा इसका जो कैरेक्टरिस्टिक है वो है कॉन्फिडेंशियली ऑफ पर्सनल इंफॉर्मेशन। सम डिटेल्स ऑन इंडिविजुअल मे बी वेरी पर्सनल, ठीक है, तो ऐसा नहीं कि इस प्राइवेसी का भंग कर सकते हैं, नहीं। फिर है नो रिस्ट्रिक्शन इन सम कंट्रीज वाइटल रिकॉर्ड्स ओपन टू पब्लिक, कुछ ऐसी भी कंट्री है जहाँ पे वाइटल रिकॉर्ड्स जरूरी नहीं है कि वो मतलब प्राइवेसी के तहत रखा जाए, वो ओपन किया जाता है, सब लोग उसको देख सकते हैं। अब है शॉर्ट कमिंग ऑफ सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम, यानी कि इसकी क्या खामियां हैं रजिस्ट्रेशन सिस्टम की, वो हम लोग देख सकते हैं। आप समझ सकते हैं कि भारत में ऐसे बहुत सारे एरिया हैं जहाँ पे आज भी बर्थ होता है लेकिन रजिस्टर्ड नहीं होता है, ठीक है। वो कानून को नहीं मान पाते हैं या उनको अनएजुकेटेड होते हैं, तो ये सारी दिक्कतें हैं। फिर साथ साथ ये भी आप प्रॉब्लम देखते होंगे कि गाँव में वेल एजुकेटेड, वेल मतलब क्या बोलते हैं, हाँ, अच्छे डॉक्टर नहीं है जो कि डायग्नोसिस कर सकें कि आदमी अगर मृत्यु हुई तो किस रोग से हुआ है, उतनी हमारे पास अवेलेबिलिटी नहीं है रिसोर्सेज की, तो ये सारी दिक्कतें हैं। तो वही करा कि इन इंडिया इन रूरल एरियाज देयर इज नो लेजिस्लेशन विच मेक्स द रजिस्ट्रेशन ऑफ वाइटल इवेंट्स, बर्थ, डेथ। Consequently, a number of births are likely to remain unregistered in scattered rural areas, even in municipal areas where registration is compulsory. In the registration of death, the data regarding age at date, cause of death are usually unreliable. या मतलब प्रैक्टिकल जीवन में आप समझ ही सकते हैं कि कोई व्यक्ति की मृत्यु हो गई तो कंफर्म एज नहीं पता पाता है, ठीक है ना, किस कारण से हुआ वो भी नहीं होता। तो ये हमारे पास रहती है, जो भी हमारे पास बर्थ डेथ सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट, कुछ ना कुछ दिक्कतें तो रहती हैं। Due to non-availability of qualified doctor in village, quite often the disease and consequently the cause of death remain undiagnosed. तो ये सब दिक्कतें हैं। In our country, there are no proper records about the age of mothers at the time of marriage, at the birth of first child. मतलब ये तो जनरली है कि माँ अगर किसी पहले बच्चे को जन्म देती है तो उसकी उम्र क्या है, ये इतना जल्दी हमारे पास डेटा नहीं कलेक्ट होता है और ना ही रहता है। ड्यू टू नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ द रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ इन सम पार्ट्स ऑफ द कंट्री, स्टैटिस्टिक्स सफर फ्रॉम एरर ऑफ अंडर एस्टिमेशन। ये सारे खामियां रही। अच्छा, अब अगला क्वेश्चन आप क्या आ रहा है कि ठीक है सेंसस हुआ तो सीआरएस की यूज क्यों हुई। हमने बता ही दिया कि जरूरी है, कुछ ना कुछ बंदे एक्सपायर कर रहे हैं, कुछ जीवित हो रहे हैं, तो अगर बीच में इन बिटवीन हमको डेटा कलेक्ट करना है तो इन्हीं के पास जाना होगा। सिंस सेंसस ओनली प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द पॉपुलेशन एट वन पीरियड ऑफ टाइम, क्योंकि आफ्टर 10 ईयर्स इंटरवल पे होता है वो। द गैप बिटवीन टू सेंसस इज वेरी यूजुअली 10 ईयर्स, जो कि बहुत ही लार्ज है। तो ऑफन पॉलिसी मेकर्स एंड प्लानर्स रिक्वायर्ड डिटेल्ड इंफॉर्मेशन अबाउट द population in the intervening years for planning of public facility, जैसे health program, implementing social welfare measures and drawing up scheme for distribution of public facilities। इन वजूहातों की वजह से हम लोग सीआरएस का यूज करते हैं, जिससे कि इन बिटवीन अगर हमको मान लीजिए कोई प्लानर है, पॉलिसी मेकिंग है, वो क्या बनाना चाहेगा तो वो रियल डेटा देखना चाहेगा, ठीक है ना। हो सकता है माइग्रेट की वजह से 10 सालों में बहुत सारे चेंजेज हो, तो हो सकता है इन बिटवीन तो कुछ और प्रॉब्लम हो सकती है,
ठीक है ना। अचानक यहाँ से मान लीजिए कोई और माइग्रेट हो गया तो पॉपुलेशन तो यहाँ पे कम हो गई, तो उस हिसाब से रियल डेटा के हिसाब से अगर पॉलिसी बनेगी तो अधिक अच्छा होगा। तो ऐसे चीज़ों के लिए सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम को लाया गया है। In such situation, the aggregate of vital registration along with the latest population census serve as a basic data। तो जो भी पॉलिसी मेकिंग होती है, हम एक पहले तो सेंसस जो हमारा होता है उसको तो रखते ही रखते हैं रेफरेंस में, साथ ही हम उसके बाद सीआरएस का भी डेटा ले लेते हैं। ठीक है, इन दोनों के आधार पे फिर हम लोग डेटा कंबाइन, ये रियल डेटा हो जाता है। ठीक है, फिर हम पॉलिसी मेकिंग करते हैं। फिर अगर क्वेश्चन मान लीजिए आपको ये आ जाता है कि वाइटल स्टैटिस्टिक क्या होता है और आप कैसे वाइटल स्टैटिस्टिक को किन सोर्सेज से फाइंड करेंगे, तो जनरली दो मेथड लिख देते हैं। पहला कि एक सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम हो गया और दूसरा हमारा क्या हो गया, सेंसस मेथड। जो सेंसस हमने अभी पढ़ा, तो थोड़ा सा सेंसस जो एक जनरल पॉइंट ऑफ व्यू होना चाहिए लिखने के लिए, वो हम लोग देख लेते हैं। वो जो सेंसस हमने पढ़ा वही सेंसस का एक समरी टाइप का लिखा हुआ है। अकॉर्डिंग टू the United Nations studies, census is defined as the total process of collecting, compiling, publishing, disseminate demographic, economic, and social data pertaining to all person in a country at a given time. फिर it give information on age, sex, marital status, occupation, and religion. Usually conducted after and 10 years interval. For conducting the survey census, a reference period is determined by the Census Commission at that point of time. A household or family is treated as a unit. Preparation of schedules, list of household in each area. The Census Commission official website makes census data is easily accessible to all. ये सब हम लोग पहले देख चुके हैं सेंसस में। ठीक है, तो अगर मान लीजिए क्वेश्चन ये आता है कि डेमो सोर्सेज ऑफ डेमोग्राफिक डेटा, तो वहां भी सेंसस है, वो लिख सकते हैं। साथ ही अगर पार्टिकुलरली ये क्वेश्चन आ जाता है कि आप वाइटल स्टैटिस्टिक क्या होता है, उसकी यूजेस क्या है, और साथ ही आप ये बताइए कि वाइटल स्टैटिस्टिक को फाइंड करने क्या क्या मेथड है, तो एक दो लिखेंगे, एक सेंसस से। अभी हमने पता चला कि कोई भी अगर पॉलिसी मेकर है वो रियल एक पॉलिसी बनाना चाहता है किसी सिटी के लिए, तो वो क्या करना चाहेगा, वो एक जो रिफरेंस पहले सेंसस है वो देख लेगा, फिर साथ वो रियल डेटा लेगा। रियल डेटा किससे ले लेगा, सीआरएस से ले लेगा। तो सीआरएस ठीक है ना, दोनों का यूज करके करता है। और सीआरएस किसका रेफरेंस हमेशा लेता है, सेंसस का लेके चलता है। तो वही है। फिर शार्ट कमिंग कि इट प्रोवाइड्स वाइटल स्टैटिस्टिक ओनली फॉर सेंसस ईयर एंड फेल्स टू गिव इंफॉर्मेशन अबाउट द वाइटल इवेंट्स इन द इंटरसेंसल पीरियड। इट इज एन एडहॉक वर्क, सो एक्सपीरियंस स्टाफ इज नॉट अवेलेबल। कॉस्ट ऑफ कंडक्टिंग सेंसस इज वेरी हाई, ये सब हम लोग देख चुका है। इनएडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटी इन सर्टेन एरियाज, करप्शन, इंटरफेरेंस विद सेंसस, ये हमने देख लिया। अब है हमारा अगला सोर्सेस ऑफ डेमोग्राफिक डेटा इन इंडिया। जो तीसरा है हमारा डेमोग्राफिक सर्वेज। ठीक है, जैसे कंडक्टेड बाय नेशनल सैंपल सर्वे, जो एनएसएसओ कंडक्ट कराता है। फिर हम लोग देखेंगे एसआरएस सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम। फिर देखेंगे हेल्थ सर्वे, जिसमें नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे है, डिस्ट्रिक्ट लेवल हाउस होल्ड सर्वे, एनुअल हेल्थ सर्वे। ठीक, तो इन सबको हम लोग वन बाय वन करके देखते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं नेशनल सैंपल सर्वे। तो सोर्सेस ऑफ डेमोग्राफिक डेटा इन इंडिया, तो जो अगला पॉइंट क्या है, सैंपल सर्वे किस कौन कंडक्ट कराता है, एनएसएसओ। तो सैंपल सर्वे क्या है, एक्चुअली सेंसस से ही डेटा कलेक्ट किया जाता है, स्मॉल डेटा कलेक्ट किया जाता है, उसको फिर उस डेटा के हिसाब से जो भी पॉपुलेशन पैरामीटर उसको एस्टिमेट किया जाता है, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट किया जाता है। यही सैंपलिंग मेथड होता है और यही सैंपल सर्वे होता है। ठीक है, तो हम लोग के बाद देख लेते हैं क्या लिखा है। इन इट इंफॉर्मेशन इज कलेक्टेड फ्रॉम अ सैंपल ऑफ इंडिविजुअल रेदर फ्रॉम द इंटायर पॉपुलेशन। A sample consists of only a fraction of the total population. Several different population sample can be drawn on the basis of sample survey, such as study of fertility. Conducting national sample survey on random sampling or stratified random sampling, मतलब कुछ random sampling के मेथड, चाहे वो सिंपल random sample यूज होता है सैंपल कलेक्ट करने के लिए, या तो stratified random sampling, जैसे नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, हाउस होल्ड कंज्यूमर एक्सपेंडिचर सर्वे। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड जो सर्वे, तो ये सब सैंपल सर्वे हैं। सैंपल सर्वे का क्या फायदा है कि आपका टाइम बचेगा, पैसा बचेगा।
ठीक है, क्योंकि इसमें स्मॉल हमको यूनिट लेना होता है। कुछ एडवांटेजेस हम लोग सैंपल सर्वे के देख लेते हैं। द सर्वेज ऑफ द सैंपल रिक्वायर्स अ स्मॉल ट्रेन्ड स्टाफ एंड स्मॉल क्वेश्चनर रिलेटिंग टू वन एस्पेक्ट ऑफ द पॉपुलेशन टू चेक द एक्यूरेसी ऑफ द सेंसर डेटा वेयर देयर इज अ डाउट इन सेंसर डेटा। मान लीजिए कि हमको डाउट हो रहा है, हमने 10 साल का डेटा लिया, हमने डाउट हो रहा है कि मान लीजिए एजुकेशन से रिलेटेड हमने डेटा पे देखना चाहा, हमको डाउट हो रहा है इस डेटा पे कि नहीं ये सही नहीं है या ऐसा, अगर इसको हमको चेक ना, तो हम लोग सैंपल ले लेंगे, कलेक्ट कर लेंगे, ठीक है, फिर इसको एस्टिमेट करेंगे, देखेंगे कि वो पॉपुलेशन पैरामीटर को कितना एस्टिमेट करता है। To supplement the sensor data and carry out further trends in population growth in between two sensor operations। ठीक है, हम लोग चेक कर सकते हैं कि मान लीजिए 2011 में सेंसस हुआ, एक 2021 में सेंसस हुआ, तो पॉपुलेशन ग्रोथ, ठीक है, जो भी हमारा पॉपुलेशन हुआ क्या ट्रेंड है, इंक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग, किस हिसाब से है, या जो हमने सेंसस डेटा कलेक्ट किया हो उसी के हिसाब से, तो ये सब सारी चीजों को हम लोग देखते हैं। अब हम लिमिटेशंस की बात करें, it is highly subjective and it is possible to arrive at different data with different sample of the same population। ये हो ही सकता है, ठीक है, कि आपके पास पॉपुलेशन तो सेम हो, लेकिन आप लोग डेटा जो कलेक्ट किए हैं वो डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक पे पहुंचा सकते हैं आपको डेटा, एक रॉन्ग एस्टिमेट मिल सकता है इससे। दूसरा है देयर आर बाउंड टू बी एरर्स इन कवरेज, क्लासिफिकेशन एंड सैम्पलिंग ऑफ पॉपुलेशन डेटा। फिर एज द सर्वे रिक्वायर्स मेनी सर्वेयर हु मे नॉट बी एफिशिएंट एंड सिंसियर, इट इज अ सब्जेक्टिव टू लार्ज एरिया। तो ये रहा हमारा थर्ड, वो था एनएसएसओ के द्वारा कराया गया नेशनल सैंपल सर्वे। अब हम लोग बात करेंगे अगला, जिसका नाम है सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम, और हम लोग देखेंगे कि ये सीआरएस से कैसे डिफरेंट है। ठीक है, तो आइए इसको देखते हैं। तो इसका ऑब्जेक्टिव या डिफिनेशन जो भी कर लीजिए कि सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम का क्या होता है, ये भी एक अलग से क्वेश्चन बन सकता है कि व्हाट इज ए सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम, ये किन पहलुओं पर डेटा या इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है उसको आप बताइए, इसकी क्या शॉर्टकमिंग है, क्या यूजेज हैं, इसको बताना पड़ता है। तो एक अलग क्वेश्चन बन सकता है इस पर। शायद ये क्वेश्चन किसी न किसी ईयर आया भी है कि व्हाट इज अ सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम। सो तो द सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम इज अ लार्ज स्केल डेमोग्राफिक सर्वे, एक सर्वे है जो कि लार्ज स्केल पे होता है, फॉर प्रोवाइडिंग रिलायबल, ठीक है, एनुअल एस्टिमेट ऑफ इन्फॉर्म मोर्टालिटी। एक ही समझ लीजिए सीआरएस क्या था, ये बताता है कि नंबर ऑफ बर्थ कितना है, नंबर ऑफ डेथ कितना है, ठीक है ना, ये तो बता दिया। अब मान लीजिए इसी को एस्टिमेट करना कि कितना ये सही है, तो उसके लिए हम लोग क्या कलेक्ट कराते हैं, सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम। तो वही है कि द सार्स इज अ लार्ज स्केल डेमोग्राफिक सर्वे फॉर प्रोवाइडिंग इन्फॉर्म्ड मोर्टालिटी रेट, बर्थ रेट, डेथ रेट एंड अदर फर्टिलिटी एंड मोर्टालिटी इंडिकेटर्स एट द नेशनल एंड सब नेशनल लेवल। ये नेशनल एंड सब नेशनल लेवल दोनों पे होता है। किससे किससे रिलेटेड होता है ये, मोर्टालिटी रेट, बर्थ रेट, डेथ रेट, अदर फर्टिलिटी रेट, ठीक है, और ये एनुअल एस्टिमेट देता है, मतलब हर साल। Initiated on a pilot basis by the Registrar General of India in a few states in 1964-65। ठीक है, ये 1964-65 में इसको प्रारंभ किया गया पायलट बेसिस पे कुछ स्टेट्स में। इट बिकेम्स फुल्ली ऑपरेशनल ड्यूरिंग 1960 एंड 70। इट इज अ ड्यूअल रिकॉर्ड सिस्टम, ये एक ड्यूअल रिकॉर्ड सिस्टम है। ठीक है, ड्यूअल रिकॉर्ड सिस्टम का मतलब दो फेज में इसको कलेक्ट किया जाता है। कहने का मतलब ये है कि देखिए पहले इन्यूमरेटर्स डेटा कलेक्ट कर लेंगे, ठीक है, उससे अपना एस्टिमेट करेंगे, फिर 6 महीने के बाद, ठीक है ना, 6 महीने के इंटरवल में फिर एक डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर भी डेटा कलेक्ट करेगा, फिर इन दोनों को जो इन्यूमरेटर के ये दोनों मैच कराएंगे। अगर मैच होता है तो सही सही, नहीं होता है तो फिर इसको रिवाइज करेंगे। ऐसा इस प्रोसेस होता है। तो पहला बात करते हैं फील्ड इन्वेस्टिगेशन। द फील्ड इन्वेस्टिगेशन कंसिस्ट ऑफ कंटिन्यूअस इन्यूमरेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ इन सेलेक्टेड सैंपल यूनिट बाय रेजिडेंट पार्ट टाइम इन्यूमरेटर। इसमें रेजिडेंट ही पार्ट टाइम इन्यूमरेटर होते हैं, जनरली आंगनवाड़ी वर्कर्स एंड टीचर। जैसे किसी गांव में बच्चे जन्म हुए, मृत्यु हुए, तो जनरली आंगनवाड़ी का ये काम होता है अध्यापकों का कि डेटा कलेक्ट कर लें।
and an independent retrospective survey every 6 months by SRS supervisor। जो सैंपल स्टेशन सुपरवाइजर होते हैं, ऑफिसर्स होते हैं, वो 6 महीने पे एक रेट्रोस्पेक्टिव सर्वे करते हैं। मतलब वो सर्वे अपने डेटा कलेक्ट कर फिर उसको मैच कराएंगे जो पहले आंगनवाड़ियों ने डेटा को कलेक्ट किया है। द डेटा obtained by these two independent functionaries are matched। अगर वो मैच करते हैं तो ठीक है, नहीं मैच करता तो सुनो वो रिवाइज करेंगे। फिर इन रूरल सैम्पलिंग डिजाइन कैसे डिजाइन किया जाता है। इन्यूमरेटर जो आंगनवाड़ी करते हैं वो डिवाइड करते हैं, जो यूनिस्टेज हो स्टेटिफाइड सैंपल रैंडम सैम्पलिंग, ठीक है ना। मतलब जो मेथड यूज किया जाता है कौन सा है, यूनिस्टेज स्टेटिफाइड रैंडम सिंपल रैंडम सैंपल। और अर्बन एरिया में कौन सा यूज होता है सैम्पलिंग मेथड, जो सैम्पलिंग डिजाइन है वो है 2 स्टेज स्टेटिफाइड सैंपल रैंडम सैम्पलिंग। जो डेटा एडिशन हम लोग कलेक्ट करते हैं सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम से वो है प्रूफ ऑफ एज, रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ, रेजिडेंशियल स्टेटस, टोटल फर्टिलिटी रेट, सेक्स रेशियो एट बर्थ एंड इन 0 to 4 years एज ग्रुप, अंडर 5 मोर्टालिटी रेट। ये एडिशनल इंफॉर्मेशन जहां पे सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम के तहत डेटा को कलेक्ट किया जाता है, ये आपको याद होना चाहिए। इन पहलुओं पर डेटा इंफॉर्मेशन कलेक्ट किया जाता है। अब हम कुछ कंपोनेंट देख लेते हैं कि सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम का क्या कंपोनेंट है, कि मतलब किस कैसे, जैसे भी हम आपको बताया ना कि आंगनवाड़ियों ने डेटा कलेक्ट किया, उसके बाद एक सुपरवाइजर ऑफिसर्स ने कलेक्ट किया, फिर मैच कराया, तो वो कैसे प्रोसेस होता है वो हम लोग एक बार देख लेते हैं। तो इसके 6 या 5 कंपोनेंट होते हैं वो देख लेते हैं। तो जैसे करा बेस लाइन सर्वे ऑफ द सैंपल units to obtain usual resident population of the sample unit or area। बेसलाइन सर्वे का मतलब कि हाउस लिस्ट, हाउस होल्ड स्केटल्स, लिस्ट ऑफ प्रेग्नेंट वुमेन, ठीक है ना, इससे रिलेटेड जो डेटा होगा उसी को बोलते हैं बेसलाइन सर्वे। तो इसके तहत फिर वो डेटा ऑब्टेन होता है, ठीक है, उस एरिया को सेलेक्ट किया जाता है डेटा को ऑब्टेन करने के लिए। फिर वही है कंटिन्यूअस इन्यूमरेशन ऑफ वाइटल इवेंट्स pertaining to usual resident population by the part time enumerator। जो part time enumerator है उसके द्वारा से enumerate किया जाता है। An independent half yearly survey by the supervisors of the directorate by the full time supervisor of directorate of census operation। इन दोनों के तहत जो डायरेक्टोरेट होते हैं स्टेट लेवल पे और जो होते हैं सेंसस लेवल पे, ठीक है ना, इन दोनों के तहत एक रिट्रोस्पेक्टिव सर्वे कराया जाता है और फिर उसके बाद क्या क्या मैच कराया जाता है। फिर मैचिंग ऑफ इवेंट्स रिकॉर्डेड ड्यूरिंग कंटिन्यूअस इन्यूमरेशन एंड दोज लिस्टेड इन द कोर्स ऑफ हाफ ईयरली सर्वे, कि वो फुल्ली मैच कर रहा है कि पार्शियली मैच कर रहा है कि अनमैच्ड कर रहा है। कहते हैं ऑन कर दो तो फील्ड रीवेरिफिकेशन ऑफ अनमैच्ड। अगर वो मान लीजिए अनमैच्ड हुआ तो उसके बाद रीवेरीफाई होता है एंड पार्शियली। अगर आपके पास दोनों की मतलब वो अनमैच्ड हुआ और पार्शियली हुआ तब भी आप वो रिवेरीफाई करेंगे, जब फुल्ली मैच्ड होगा तभी उसको एक्सेप्ट करेंगे। फिलिंग ऑफ वर्बल ऑटोप्सी फॉर्म फॉर फाइनलाइज डेथ्स, ठीक है, वो डिस्ट्रिक्ट वाइज जो सुपरवाइजर होते हैं वो करते हैं। फिर फाइनलाइजेशन एंड डिस्पैच ऑफ हाफ ईयरली रिजल्ट टू द रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया को ये भेज दिया जाता है। फिर ये पब्लिक हो जाता, पब्लिकेशन ऑफ एसआरएस डेटा बाय ऑफिस ऑफ द रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया। तो ये पूरी प्रोसेस होती है, 5 से 6 इसके कंपोनेंट है जो वर्क करते हैं। इस टाइप से ये सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम होता है। बेस्ड ऑन सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम डेटा ओनली वेरियस बर्थ एंड डेथ रेट आर कैलकुलेटेड। जैसे बर्थ रेट, डेथ रेट, इन्फॉर्म मोर्टालिटी रेट, TFR, ये हमने देख लिखा है। सेक्स रेशियो एट बर्थ एंड इन 0 to 4 year एज ग्रुप, चाइल्ड मोर्टालिटी एंड ETC। ये वही जो क्वेश्चन है कि सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम किन किन चीजों पर डेटा कलेक्ट करता है, तो ये रहे।